नमस्कार। आज का हमारा विषय है जायसी और उनकी सुप्रसिद्ध रचना पद्मावत। जायसी मूलतः सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सुप्रतिष्ठित प्रतिनिधि तथा प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का मध्यकाल जो 1375 ईस्वी संवत या विक्रमी संवत से प्रारंभ होता है या 14वीं शती से प्रारंभ होता है 19वीं शती तक चलता है, उस पूरे मध्यकाल को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। एक 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, जिसे पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, जिसे उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल भी कहते हैं, उस मध्यकाल को भक्ति की दो प्रमुख धाराओं के आधार पर या भक्ति की प्रमुख धारा के आधार पर दो भागों में विभक्त किया, जिसे राम भक्ति काव्य धारा अथवा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरी काव्य धारा है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं हमें मिलती हैं। एक शाखा जिसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा के नाम से भी जाने जाती है, जिसके प्रवर्तक कबीर, इसके अतिरिक्त कबीर के अतिरिक्त नानक दास, सुंदर दास, दादू दयाल दास, सुंदर दास आदि इस शाखा के अंतर्गत आते हैं या ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी जो काव्य धारा है वह प्रेमाश्रयी काव्य धारा कहलाती है, जिसे सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। एक और जो भारतीय परंपरा को, जो भारतीय दर्शन को लेकर संत काव्य की धारा ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानकर चल रही थी, वहीं उसके समानांतर प्रेम को आधार बनाकर प्रेम ही जिनका साधन और प्रेम ही जिनका साध्य रहा, ऐसी प्रेमाश्रयी शाखा के रूप में हमारे समक्ष या भारतीय साहित्य के इतिहास में सामने आती है, जिसमें सूफी कवियों का समूह था, जिन्होंने प्रेमाख्यान या सूफी शैली को महत्व देते हुए काव्य रचना की, इसलिए वह सूफी काव्य धारा के नाम से जाने जाते हैं। इसमें कुतुबन की मृगावती, मुला दाऊद की चंदायन, पद्मावती या इसके अतिरिक्त मुला दाऊद, शेख नबी, नूर मोहम्मद आदि अनेक सूफ़ी कवि हैं, जिनका अध्ययन इससे पूर्व के व्याख्यान में हम प्रमुख सूफ़ी कवि एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत कर चुके हैं। परंतु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हैं वह हैं सूफ़ी कवि या प्रतिनिधि कवि सूफ़ी धारा के मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी पद्मावत, जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र के या हिंदी में भक्तिकालीन साहित्य में सूफी काव्य धारा में महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सर्वप्रथम या सबसे पहले हम जायसी के जीवन चरित्र से परिचित होंगे या जायसी के जीवन से या जन्म काल से परिचित होंगे। निश्चित रूप से तो हम मध्यकाल के कवियों के जीवन परिचय के बारे में नहीं बता सकते, परंतु विद्वानों ने अंतः साक्ष्यों के आधार पर या बहिर्साक्ष्यों के आधार पर उनका जो जन्म स्थान निर्धारित किया है, वह जन्म उनका 900 हिजरी संवत बताया है। जायसी प्रेम मार्गी कविता के प्रतिनिधि कवि तथा इनका जन्म गाजीपुर में होना बतलाया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत का रचनाकाल 947 हिजरी माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी के इतिहास में 927 लिखा गया है। इस पाठ या इस भेद का कारण यही है कि मूल पद्मावत काव्य फारसी के अक्षरों में लिखा गया था और उसमें 47 का 27 भी पढ़ा जा सकता है। इस संबंध में बाबू श्याम सुंदर दास का कहना है कि 927 में दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन सुल्तान थे। इस प्रकार जो बहिर्साक्ष्य या आंतरिक साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर 900 हिजरी इनका जन्म स्थान तथा जायस जगह इनका जन्म स्थान बतलाया जाता है। इस प्रकार इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, उन रचनाओं में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मानी जाती है, जिनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना इनकी पद्मावत मानी जाती है, जिसमें राजा रतन सेन और सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया है।
इन दोनों का प्रयोग हीरामन तोता ने कराया है। इन दोनों का मिलन या योग हीरामन तोता ने करवाया है। इस कथा में दोनों ओर प्रेम की पीड़ दिखाई देती है। इसमें राजा की पहली पत्नी नागमती के वियोग का भी वर्णन कवि ने उत्कृष्ट शैली में किया है। इस कथा से प्रेम साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाया है। इसीलिए कहीं कहीं इसको अलौकिक काव्य भी कहा जाता है। इस कथा में या इसका जो वर्णन जायसी ने किया है वह अधिकांशतः ऐतिहासिक है। कवि कल्पना के अनुसार थोड़ा बहुत हेर फेर उसमें किया गया है जो कि पूर्वार्ध कल्पित है, किंतु इस महाकाव्य का उत्तरार्ध बहुत कुछ ऐतिहासिक आधार पर लिया गया है। पूर्वार्ध का भी बहुत कुछ अंश जनश्रुति पर अवलंबित है तथा इसमें भौतिक प्रेम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेम की झलक भी दिखाई देती है। जायसी का यह ग्रंथ या जायसी का पद्मावत प्रबंध काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों में माना जाता है। यद्यपि ये रामचरितमानस जितने प्रबंध सौष्ठव की बराबरी नहीं कर सकता, परंतु फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्मावत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेम गाथाओं में इसका प्रबंध स्थान माना जाता है, प्रबंध काव्यों में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जायसी ने अपने पद्मावत में विरह वर्णन जो किया है वह बहुत ही अधिक विशद है। उन्होंने विरह का वर्णन प्रकृति के द्वारा या संसार की सहानुभूति उन नायक नायिका के प्रति दिखलाई है तथा सब चराचर पशु पक्षी आदि को भी उनकी विरह वेदना में व्याप्त बतलाया है। इस कारण इनका विरह वर्णन अत्यधिक विशद मात्रा में किया गया है। इसमें अतिउक्तियाँ भी विरह की विषम वेदना के रूप में प्रकट होती हैं तथा शब्दों को चमत्कार के द्वारा भी विरह वेदना का उन्होंने पूर्ण रूप से वर्णन किया है। इस प्रकार जायसी का कथानक इतिहास और कल्पना के मेल से दोनों के संयोग से बनाया है। प्रेम कथा जो भारतीय समाज में पहले से चली आ रही थी, कल्पना पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, वह लोक समाज में या लोक व्यवहार में प्रचलित थी। उस लोक समाज में व्याप्त कथा को अपनी कल्पना के सहारे अथवा अपनी कल्पना का रंग देते हुए उसमें इतिहास, क्योंकि पात्र जो हैं वह ऐतिहासिक हैं, उनके व्यक्तिगत प्रेम का चित्रण करते हुए कवि ने इस पद्मावत की रचना की है। या पद्मावत के दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध जो पूरी प्रेम कथा मानी जाती है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति, कवि की मौलिकता, कहूँ कि बहुज्ञता प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है उसकी प्रणाली का हम अध्ययन कर सकते हैं या वह सब हमें उसमें दिखाई देता है। तथा उत्तरार्ध जो है वह पूर्ण रूप से ऐतिहासिक कालक्रम को लेकर या ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार जायसी ने जिस पद्मावत में रचनाएं की हैं उस पद्मावत को महाकाव्यत्व की दृष्टि से कथानक, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, देश काल या वातावरण आदि सभी दृष्टि से हम देखें तो हिंदी साहित्य की वह एक महत्वपूर्ण रचना हमें प्रतीत होती है। जायसी ने अधिकांशतः अतियुक्तियाँ आदि का जो प्रयोग किया है वह उनकी कल्पना शक्ति का ही प्रयोग किया है। जहाँ पर जायसी ने अतियुक्ति को घटना का रूप दे दिया है, वह भी वे बिहारी की भांति अपने कल्पना प्रेरक या अपनी कल्पना शक्ति के महत्वपूर्ण कवि के रूप में माने जाते हैं। इसके अंतर्गत इसमें मुसलमानी काल के विरह वर्णन की विवत्सा का भी वर्णन किया गया है। इसमें हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय है। इसमें विरह में अत्युक्ति या विरह में अतिशयोक्ति अवश्य है, किंतु इसके साथ ही इसमें अनुभूति की तीव्रता भी दिखलाई देती है। चूँकि जायसी बहुश्रुत थे, उन्हें ज्योतिष, हठ योग और शतरंज आदि का अच्छा ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने हिंदू कथाओं के वर्णन में इन सभी का घटनाओं का या लोक व्यवहार का या लोक संस्कृति का चित्रण किया है। जायसी ने अपने ग्रंथ में ठेठ अवधी भाषा में काव्य रचना की है। इनकी अलंकार योजना भी अत्यंत सुंदर इस कविता में, इस महाकाव्य में बन पड़ी है। इनके अलंकारों के उदाहरण आदि अपने आप में महत्वपूर्ण ही नहीं वरन भावों के साथ गूंथे हुए भी लगते हैं। पद्मावत के कारण जायसी की कीर्ति हिंदी संसार में
जायसी ने राजा रतन सेन तथा पद्मावती की प्रेम कथा का जो वर्णन किया है वह साहित्य के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पद्मावत की रूपक या प्रतीक योजना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ तन का प्रतीक है, राजा रतन सेन मन का प्रतीक है, सिंहलदीप रिद्धि का प्रतीक है तथा पद्मावती है वह बुद्धि का प्रतीक है या पद्मावती बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इसमें सुआ जो है या हीरामन जो तोता है वह गुरु के प्रतीक के रूप में सामने आया है, क्योंकि बिना गुरु के अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता या निर्गुण काव्य धारा में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। वह चाहे निर्गुण भक्ति काव्य धारा में ज्ञान मार्गी शाखा रही हो या प्रेम मार्गी शाखा रही हो, दोनों ने ही ईश्वर को या अथवा गुरु को महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त नागमति को दुनिया का या इस संसार का प्रतीक बताया है। इस प्रतीक में या इस संसार में वही व्यक्ति बच पाया है जो इस संसार को माया के साथ बांध के नहीं रख सका। राघव चेतन जो है उसको शैतान के प्रतीक के द्वारा तथा अलाउद्दीन खिलजी को माया के द्वारा इस काव्य में दिखाया गया है। इस प्रकार पद्मावत जो महाकाव्यत्व की दृष्टि से ग्रंथ माना जाता है वह अपने आप में हिंदी साहित्य के भक्ति काल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा जायसी का भी हिंदी काव्य धारा में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार जायसी ने पद्मावत की भाषा को ठेठ अवधी भाषा में लिखा है या ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि दोनों हिंदू अथवा मुस्लिम या हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय लाने का प्रयास उन्होंने किया है तथा लोक प्रचलित काव्य रूढ़ियाँ या लोक कथानक का प्रयोग भी जायसी ने अपने पदावत में किया है तथा उन्होंने हर वर्णन को विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सभी का वर्णन विस्तार पूर्वक इसीलिए किया गया है क्योंकि वह जायसी की बहुज्ञता को प्रदर्शित करती है, उसके ज्योतिष शास्त्र, काव्य शास्त्र या शस्त्र विद्या या उसके अन्य सभी प्रकार की बहुज्ञता को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार जायसी एक उदात्त महाकाव्य के रूप में हमारे समक्ष या हिंदी साहित्य में पाठकों के समक्ष हमेशा रहेगा।